एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि अगर भारत और चीन के बीच में कोई जगह है जहां पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है तो वो है देपसांग प्लेन्स, और यहीं पर डिसएंगेजमेंट करने के लिए भारत और चीन के अधिकारी मिले, कुछ दिनों पहले मिले, जिसमें कि अब ये खबर आ रही है कि चीन की आर्मी के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर बफर जोन बनाना चाहिए 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच का। यहाँ पर मुश्किल ये है कि चीन, जो कि भारत की कही जाने वाली सीमा जो कि बहुत आगे तक है और उसके अंदर पहले से है, अगर भारत देपसांग इलाके में या देपसांग प्लेन्स में 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाता है तो ये एक तरह से ये दर्शाएगा कि चीन ने भारत को 15 से 20 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। चीन वैसे ही 30-40 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर है, बहुत पहले से है, और अगर भारत को ये पीछे धकेल देता है और ख़ुद भी पीछे जाता है तो भारत की जो परसेप्शन लाइन है उसके अंदर ही वो रहेगा, यानी कि भारतीय सीमा के अंदर ही रहेगा, पर भारत लगभग 15 से 20 किलोमीटर अपनी जहाँ पर पेट्रोलिंग के पॉइंट था, अभी तक हम पेट्रोल कर रहे थे, वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पीछे चले जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये जो बीच में 30-40 किलोमीटर का जो बफर जोन बनेगा वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि हम अपनी ही जगह में पीछे हट जाएंगे, और इस चीज़ को भारतीय आर्मी ने बिल्कुल से नकार दिया है। इससे पहले जो बफर जोन बनाए गए थे वो गलवान वैली में 3 किलोमीटर का बनाया गया है, पेंगोंग त्सो लेक में 10 किलोमीटर का बनाया गया है, गोगरा पोस्ट पे 3.5 किलोमीटर का बनाया गया है, और हॉट स्प्रिंग एरिया में 4 किलोमीटर का बनाया गया है। ये जो पेंगोंग त्सो लेक है यहाँ पे ही 10 किलोमीटर का जो बफर जोन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनातनी थी, और 10 किलोमीटर का जो बफर जोन बना है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पर अब जो हो गया है हो गया, और बाकी जगह आप देखेंगे केवल 3-4 किलोमीटर का ही है। इसी तरह देपसांग पर भी भारतीय आर्मी ने कहा कि 3-4 किलोमीटर का हम बफर जोन बना सकते हैं। चीन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, भारत ने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इस पर बात नहीं हो पाई है, और एक केवल यही इलाका है जहां पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है। देपसांग इलाके में अगर हम पीछे हटते हैं तो दौलत बेड ओल्डी भी हमारे हाथ से जाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी, इसलिए भारत को यहाँ पे पीछे नहीं हटना चाहिए। डिफेंस के जानकार ये कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाने के लिए कई जगह जहाँ पर डिसएंगेजमेंट की है वहाँ पर समझौता करी हुई है और भारत को पीछे हटना पड़ा है, और अगर देपसांग पर भी ऐसा ही होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भारत के लिए। ये डिफेंस जानकारों का कहना है, इसको हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि रियल स्थिति किसी को नहीं पता है पूरे भारत में। जो केवल वहाँ पर डिप्लॉय हैं, जो इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं को रियल स्थिति पता है। बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। आपको पता है कि यहाँ पर तीसरा इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन का जो समिट है वो हो रहा है, जिसको कि फिपिक के नाम से हम लोग आगे अब उच्चारण करेंगे। ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का ग्रुप है इसमें 14 देश आते हैं, जिसमें फिजी भी आता है। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा और फिजी के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसको 140 करोड़ देशवासियों को ही समर्पित किया है, और वो पिक्चर्स तो आप लोगों ने देख ही ली होगी जिसमें कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए गए, आशीर्वाद लिया गया। एक बढ़िया जेस्चर इसको पूरे विश्व में कहा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इतना ज़्यादा आदर का भाव इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि चाइनीज़ वायरस के दौर में भारत ने उनको वैक्सीन दी, अर्थक्वेक के समय उनको सपोर्ट किया, और वॉल्केनिक इरप्शन के समय भी उनको सपोर्ट किया। कई बार उनको सपोर्ट किया गया है, और पापुआ न्यू गिनी के द्वारा उनके प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो ग्लोबल साउथ है, मतलब पूरे विश्व का साउथ का इलाका जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर 14 देश या 14 आइलैंड देश हैं, वो सब भारत के पीछे खड़े हैं और भारत की तरफ देख रहे हैं अपने विकास के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि ये जो 14 आइलैंड देश हैं इनको वो आइलैंड देश नहीं बल्कि बड़े समंदर वाले देश मानते हैं। तो हम आशा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा होगी वो बहुत ही सफल रही होगी। इसके अलावा बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है कि अननोन नंबर को नहीं उठाना है, सोशल मीडिया पे ध्यान से रहना है, किसी से बात करनी है तो इस चीज़ की दिमाग में सोच रख के बात करनी है, या किसी से मुलाकात करनी है कि हमको फंसाया जा सकता है, आगे हमसे किसी भी तरह की जासूसी कराई जा सकती है। इन सारी चीज़ों को वो अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी सर्कुलर और नियम कायदे भी बनाए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीआरडीओ के एक बड़े डायरेक्टर को हनी ट्रैपिंग के केस में फंसा लिया गया था और उनके द्वारा कई जानकारी दी गई
हनी ट्रैपिंग में। तो इस तरह की चीज़ें और लोगों से ना हो, इसलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की जा रही है। बात करते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की। केवल बातचीत चल रही है और यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं और मारे ही जा रहे हैं और यूक्रेन लगातार अपनी सिटीज़ खोता चला जा रहा है। यहाँ पे डेनमार्क के द्वारा ये कहा गया है कि अगर बातचीत करना है और यूक्रेन इसके लिए रेडी होता है तो जुलाई में वो एक समिट करा सकते हैं, जिसमें कि भारत, चीन और ब्राज़ील ये देश होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस बातचीत के लिए। उनका ये कहना था कि अगर यूक्रेन रेडी होता है तो वो एक ग्लोबल मीटिंग करा सकते हैं ये जो युद्ध है इसको ख़त्म करने के लिए। उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि रशिया नहीं आएगा, पर फिर भी एक प्रयास किया जा सकता है अगर यूक्रेन चाहे तो। यूक्रेन के द्वारा इस प्रकार का प्रयास दिसंबर में ही किया जा रहा था और फरवरी में ये मीटिंग हो सकती थी, पर हुई नहीं। अब इसको फिर से चालू करने की बात करी जा रही है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं G7 मीटिंग हुई तो साउथ कोरिया और EU के बीच में रशिया पे प्रेशर बनाने के लिए और नॉर्थ कोरिया को कंडेम्ड करने के लिए बातचीत हुई या उस पर समझौता हुआ। नॉर्थ कोरिया को जो कंडेम करना है वो उनके मिसाइल टेस्ट के लिए किया जाना है। तो इस कंडेम और ये जो प्रेशर है इसके बना के होगा क्या? जो युद्ध है वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये प्रेशर बनाने का खेल, कंडेम करने का खेल, ये बहुत पुराना हो चुका है। कोई ठोस चीज़ आनी चाहिए सामने। और यूएस सोच रहा है कि वो हथियार जो यूक्रेन को भेज रहा है वही एक ठोस चीज़ है। फिर से उसने $375 मिलियन का एक नया पैकेज घोषित कर दिया है यूक्रेन के लिए। हथियार कहाँ से आ रहे हैं? यही जो अमेरिका के द्वारा हथियार बेचे जाते हैं वही हथियार वहाँ पहुँचेंगे और फिर से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लोग मरेंगे, फ़ायदा यूएस को ही होगा, क्योंकि पैसे जो हैं वो एड कहा जाता है पर वो लोन की तरह उस देश पर चढ़ जाता है। हथियार किसके बिके? यूएस के बिके। वहीं एक और हथियार की अगर हम लोग बात करें तो वो F-16 एयरक्राफ्ट है। नीदरलैंड्स इसको एक कंपनी को बेच रहा था, एक प्राइवेट कंपनी को बेच रहा था जिसका नाम ड्रैकन इंटरनेशनल है। 12 उनके द्वारा बेचे भी जा चुके थे और 28 अभी बचे थे और हैंडओवर करना था। पर जब से अमेरिका ने ये कहा है कि F-16 किसी भी तरह से री एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, मतलब किसी देश के पास हैं, किसी कंपनी के पास हैं, तो वो यूक्रेन को वापस बेच सकता है और उनके पायलटों को सिखाने का भी काम आगे किया जाएगा। तो अब नीदरलैंड को ये लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये हमसे ख़रीद कर इसको री एक्सपोर्ट कर देगी यूक्रेन को, और वो इसको नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। नीदरलैंड या तो सोच रहा होगा कि हम इससे पैसे बना लें, कोई प्राइवेट कंपनी क्यों बनाए, या एक चीज़ ये सोच रहा होगा कि रशिया के साथ क्यों बवाल मोल लेना और इस तरह के एयरक्राफ्ट उनको बेचेंगे और वो वहाँ से यूक्रेन को बेच देंगे। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि नीदरलैंड एक्चुअल में सोच क्या रहा है, पर नीदरलैंड हो सकता है कि यूरोप के बारे में ही सोचेगा, यूक्रेन के बारे में ही सोचेगा। तो हो सकता है यहाँ पे वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हो कि वो री एक्सपोर्ट इसको करे, ना कि कोई तीसरी पार्टी करे। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की अपडेट आ गई है कि 12 जुलाई को इसको लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 3 वहीं पर उतरने का प्रयास करेगा जहां पर चंद्रयान 2 उतरा था। चंद्रयान 2 किसी कारण से हार्ड लैंडिंग किया, पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। हम सभी इस मिशन के सफल होने की कामना करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।